हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का यूनिट 1। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस होता क्या है एंड उससे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि हमारे इनकम, हमारे एक्सपेंसेस, हमारे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, इन सब का प्रॉपरली एक प्लान बनाए, पूरा इन्हें प्रॉपरली मैनेज करे। दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, जिससे कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो है वो प्रॉपरली हम अचीव कर सकें। So there are few steps which we'll study. First and the foremost step is identify financial goals. लाइक कि सबसे पहले हमें ये डिसाइड करें कि हमारा गोल क्या है। लाइक हमारा शॉर्ट टर्म गोल है, लाइक हमें एक फ़ोन लेना है। हमारा मीडियम टर्म गोल है कि हमें कार लेनी है। हमारा लॉन्ग टर्म गोल है कि हमें हमारे रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग करनी है, ऐसा कुछ। तो पहले हमें देखना है कि हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है। फिर हमें उससे रिलेटेड लाइक सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी कि हमारी इनकम क्या है, हमारे एक्सपेंसेस क्या है, हमारी सेविंग्स क्या है, लोन्स क्या हो रखे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हमें एनालाइज करना है कि हमारी करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि हमने अभी तक कितना मनी अर्न कर लिया है, कितना हमने स्पेंड कर लिया है, ये सारी चीज़ें। फोर्थ स्टेप इज डेवलप द फाइनेंशियल प्लान, यानी कि हमें एक सूटेबल प्लान प्रिपेयर करना है हमारी सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, हमारी टैक्स प्लानिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। फिफ्थ इज इम्प्लीमेंट द प्लान। फिफ्थ इज कि हमें जो भी करना है उस हिसाब से हम इंश्योरेंस खरीद ले या SIP बना ले, हमारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, कुछ भी हम कर सकते हैं। सिक्स्थ इज मॉनिटर एंड रिव्यू, लाइक हमें कि ये रेगुलरली देखना है कि हमारी इनकम किस हिसाब से चेंज हो रही है, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ तो नहीं रहे हैं, मार्केट कंडीशंस कैसी है, हमारा गोल चेंज तो नहीं हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें नोट करनी है। ओके, सो नेक्स्ट कम्स लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल अप्रोच मीन्स कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो हमारी हमारी लाइफ के स्टेजेस के तरह जो है चेंज हो जाती है। हर स्टेज पे हमारी इनकम, एक्सपेंसेस, ये सब सेम तो नहीं रहेगी, राइट। सो फर्स्ट स्टेज इज यंग स्टार्टिंग स्टेज। इस लाइक अगर आप अराउंड 20-30 ईयर्स के, तो आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, आपकी इनकम जो इस टाइम पे कम होगी, आपका सेविंग हैबिट होगी, आप इमरजेंसी फंड्स बनाइए, राइट। ये सारी चीज़ें आप पे फोकस। सेकेंड इज फैमिली बिल्डिंग स्टेज। तब आप अराउंड 30-45 ईयर्स की एज पे आ जाओगे, लाइक आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, सब अपने बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग करोगे, आप होम लोन की प्लानिंग करोगे, राइट। थर्ड स्टेज इज प्री रिटायरमेंट स्टेज, यानी आप 45 टू 60 की एज में होगी, आपकी एक स्टेबल इनकम होगी, आपकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा होगी, आप रिटायरमेंट पे फोकस कर रहे होगे, आप अपने रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कम कर दोगे, अपना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचोगे। देन रिटायरमेंट स्टेज, यानी आप रिटायर हो गए, लाइक 60+ ईयर्स, लाइक आपकी रेगुलर सैलरी जो है वो बंद हो चुकी है, अब आप सेविंग्स पे या पेंशन पे डिपेंड करते हो, तो आपकी रेगुलर इनकम पे आपका फोकस होगा कि कहाँ से मैं पैसे ला सकता हूँ, आप अपनी जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस है उस पर आपका ध्यान होगा, राइट। ये सारी चीज़ें। सो नेक्स्ट इज असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स, यानी असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स का मतलब होता है कि हमें देखना और डिसाइड करना कि हमारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम अचीव कर पा रहे हैं या हम कैसे अचीव कर रहे हैं, दैट इज असर्टेनमेंट। So there are few types of goals, like short term goals जो मैंने बताया, like within 1 year, medium term goals like 1 to 5 years के, then long term goals, for example आप एक घर खरीद रहे हो या retirement planning कर रहे हो, so these are like 5 years or more, so long term loans. Then comes application of investment alternatives in financial plans. Like investment alternatives जो है बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको अपना मनी कहाँ इन्वेस्ट करना है। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी रिस्क की कैसा आप रिस्क लेना चाहते हो, आपका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, फाइनेंशियल गोल्स कैसे होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सो विल स्टडी फ्यू। फर्स्ट इज डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर दोस जहाँ मनी जो है वो गवर्नमेंट को लेंड किया जाता है या बैंक्स को लेंड किया जाता है कि हमें एक फिक्स रिटर्न मिले, लाइक FD, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। एक फिक्स्ड इनकम आती रहे, कम रिस्क हो, स्टेबल रिटर्न्स हो और सूटेबल रहे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। देन कम्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का बेसिकली मतलब होता है कि आप शेयर्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, राइट। तो ये इन्वेस्टर जो होते हैं काइंड ऑफ ओनर बन जाते हैं कंपनी के, एंड बहुत सारे इसमें फीचर्स होता है, लाइक रिस्क ज़्यादा होता है बट फिर रिटर्न भी ज़्यादा होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें। देन कम म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स यानी कि आप पैसे कलेक्ट करते हो फ्रॉम इन्वेस्टर्स और उसे इन्वेस्ट करते हो इन डिफरेंट सिक्योरिटीज थ्रू प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। तो इससे क्या होगा, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रहेगी, मनी का डाइवर्सिफिकेशन रहेगा, लाइक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों गोल्स आप मैनेज कर सकते हो।
Then comes critical analysis of investment. Investments are made to earn returns and increase wealth. राइट, यही रीजन होता है कि हमारे वेल्थ बढ़े और हमें रिटर्न मिले. तो बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती है, लाइक इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट. अभी हमने पढ़ा था, राइट. सो क्या फैक्टर्स है फॉर क्रिटिकल एनालिसिस? फर्स्ट इज रिस्क. डिफरेंट रिस्क है डिफरेंट लेवल्स. लाइक इक्विटी पे ज्यादा रिस्क होगा, म्यूचुअल फंड्स पे एक मॉडरेट रिस्क होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में कम रिस्क होता है. सो ऐसे रिटर्न में लाइक अगर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा, राइट. लिक्विडिटी मीन्स कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सके इजीली. लाइक जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें ज्यादा लिक्विडिटी होती है, बट रियल एस्टेट में कम लिक्विडिटी होती है. सेफ्टी, लाइक गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती है वो ज्यादा सेफर होती है और स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो कम सेफर होते हैं, राइट. देन काइंड ऑफ इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन, लाइक कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो हमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है. लाइक फिक्स डिपॉजिट्स हमें प्रोटेक्ट नहीं करते, बट वही हम अगर इक्विटी और रियल एस्टेट में करें तो वो इन्फ्लेशन में भी हमें प्रोटेक्ट करता है, राइट. देन कम्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस. यानी इंश्योरेंस जो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट रिस्क या अनसर्टेनिटी, लाइक लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, राइट. सो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लाइक कवरेज. हमें ये देखना है कि क्या जिस चीज़ की हमें प्रोटेक्शन चाहिए वो हमारी पॉलिसी के अंडर कवर हो रहा है. देन एक प्रीमियम कॉस्ट, यानी कि जो उसके ऊपर प्रीमियम होता है वो अफोर्डेबल और रीजनेबल होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो, लाइक ज्यादा क्लेम रेशियो होगा तो ज्यादा रिलायबिलिटी दिखेगी, राइट. लाइक पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, हमें सारी लिमिटेशंस एक्सक्लूसिव अच्छे से समझनी होती है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. रिटर्न एलिमेंट, लाइक कुछ पॉलिसीज जो होती है वो सिर्फ प्रोटेक्शन पे ध्यान देती है, वाइल कुछ होती है जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स पे ध्यान देती है. सो हमें वो भी देखना है कि हमारे रिटर्न एलिमेंट क्या आ रहा है. सो इससे क्या होगा, हमें एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, रिस्क प्रोटेक्शन होगा, ये सारी चीजें इसके साथ इंपॉर्टेंट है. देन कम्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट. यानी टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट यानी जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी कम हो और हमारी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़े. फॉर एग्जांपल पीपीएफ, ईपीएफ, ईएलएसएस, एनएसई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसी बहुत सारी चीजें. सो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर क्रिटिकल एनालिसिस? टैक्स बेनिफिट, ज्यादातर जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे हमें एक इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है. देन लॉक इन पीरियड, लाइक पीपीएफ जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ईएलएसएस जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है. रिटर्न पोटेंशियल, लाइक ईएलएसएस में हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है, पीपीएफ में हमें एक स्टेबल रिटर्न मिलता है. रिस्क लेवल, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है वो ज्यादा रिस्की होती, मतलब कम रिस्की होती है, और ईएलएसएस जो होता है लाइक वो मार्केट के रिस्क पे उस पर डिपेंड करता है. देन कम्स लिक्विडिटी, वो भी हमें देखना होता है. यूज ऑफ कंपाउंडिंग इन फाइनेंशियल प्लान. कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि हम पैसे कमा रहे हैं सिर्फ हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से नहीं, बट यहाँ तक कि जो हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं उस पर भी हम कंपाउंडिंग हो रही है. लाइक हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद क्या हुआ, हमें बोला गया था हमें 10% इंटरेस्ट मिलेगा, राइट. सो वो 10% यूजली सिंपल में क्या होता है, सिंपली वो 100 पे फिर 10% मिलेगा 110 होगा, फिर 100 पे 10% मिलेगा 120 होगा. बट कंपाउंडिंग में इट इज नॉट लाइक दैट. 100 पे 10% मिला 110 हो गया, फिर 110 जो हो गया है उस पे हमें 10% और मिलेगा, तो ऐसे हमारा जल्दी बढ़ेगा. दैट इज मीन्स कंपाउंडिंग. यानी जो हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया उस पे हमें रिटर्न नहीं मिल रहा है, बल्कि जो रिटर्न प्लस करके जो हमें हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. ओके. कंपाउंडिंग जो है इन्वेस्टमेंट्स को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करती है. सो इसका सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट जो प्लान है वो है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. यानी एक फिक्स्ड अमाउंट आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करना है और आपको रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट मिलेगी. रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, डिसिप्लिन सेविंग मेथड. देन कम SWP, ये द सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान. यानी SWP जो है वो कहता है कि आप कभी भी अपना फिक्स्ड अमाउंट जो है वो आप रेगुलरली डालो और उसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हो म्यूचुअल फंड से. सो ये इससे क्या होगा कि आप एक रेगुलर इनकम मिलेगी, सूटेबल होता है रिटायर्ड लोगों के लिए, हेल्प करता है मैनेज मंथली एक्सपेंसेस, राइट. लाइक अगर आपने सपोज आपके पास 5 करोड़ जाए तो आपने वो इसमें डाल दिया SWP में, वो आराम से इंटरेस्ट आ रहा है, वो बढ़ रहा है, एंड टाइमली वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा जो है आपको निकाल के देते रहेगा. लाइक अगर सपोज ये बेस्ट होता है जो लोग रिटायर हो जाए, थोड़ा हर महीने 50,000 या 30,000 ऐसे आता रहेगा आपके पास और वो वहां बढ़ भी रहा है, राइट. सो दिस इज द बेटर देन कीपिंग आइडल मनी. आप अपने बैंक में रखो ऐसे, उससे बेटर है कि आप ऐसे रखो. दैट्स सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. देन कम्स STP. सो STP क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान. यानी हमारे जो पैसे है वो ट्रांसफर हो रहे हैं
but from one mutual fund scheme to another, that is systematic transfer plan. So इसमें सब होता क्या है कि ये हमारा जो मनी है वो डेट इक्विटी से और इन सब चीज़ों से जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट होता रहता है, राइट. So next comes risk identification and assessment for individuals. Risk identification means कि हमें possible financial risk जो एक बंदा face कर सकता है वो identify करना है. बहुत तरह के रिस्क हो सकते हैं, इनकम रिस्क, हेल्थ रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लाइफ रिस्क. तो इसका एक प्रोसेस होता है फॉर रिस्क असेसमेंट. सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में रिस्क है क्या. फिर हमें ये मेजर करना है कि हमें कितना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उस रिस्क से. फिर हमें इवैल्यूएट करना है कि हम कैसे वो रिस्क हो सकता है, वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. देन हमें ये डेवलप करना है कि हम कैसे इंश्योर करें कि वो रिस्क हम कैसे उसे मैनेज कर सकें, काइंड ऑफ इंश्योरेंस के थ्रू या इमरजेंसी फंड या सेफ इन्वेस्टमेंट, इन सब के थ्रू. मेथड्स ऑफ मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क. यस, सो बहुत सारे तरीके होते हैं. वन इज डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हम इन्वेस्ट करें डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में टू रिड्यूस द रिस्क. हमने थोड़े पैसे इक्विटी में करे, थोड़े डेट में, थोड़े गोल्ड में, थोड़े, तो हर इतना में अलग अलग किए होते हैं, तो काइंड ऑफ हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है. एसेट एलोकेशन, यानी कि जो हम अपने पैसे है वो एसेट में डाल रहे हैं अलग अलग तरीके से. अगर हम ज़्यादा इक्विटी चाहते हैं तो एग्रेसिवली हम एसेट एलोकेट कर रहे हैं, और अगर हम कम चाहते हैं तो हम कंजर्वेटिवली कर रहे हैं. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि हम ज़्यादा टाइम के लिए करते थे, जिससे कि क्योंकि शॉर्ट टर्म में यूजुअली मार्केट वोलेटिलिटी जो होती है वो हमें इफेक्ट करती है. देन कम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, SIP, यानी हम रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहे, जिससे कि हमारा जो मार्केट टाइमिंग रिस्क है वो कम हो जाता है. रिसर्च एंड एनालिसिस, यानी हम प्रॉपर रिसर्च करके, एनालिसिस करके फिर हम किसी कंपनी पे या किसी फंड पे इन्वेस्ट करें. देन कम्स इमरजेंसी फंड, कि हम जो हमारी लिक्विड सेविंग्स है, जो हमारी अनएक्सपेक्टेड नीड्स हो सकती है, अचानक से हम बीमार हो गए या अचानक से कोई हमने फायर इंश्योरेंस नहीं लिया है, या हमें किसी को बहुत नीड है पैसों की, तो हम अपना इमरजेंसी फंड जो है वो यूज़ कर सके. इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, यानी हम इंश्योरेंस लेके रखें तो हमारे फाइनेंशियल लॉसेस में हमें हेल्प होगी, राइट. फैक्टर असेसिंग फॉर लाइफ इंश्योरेंस. सो पहला है ह्यूमन लाइफ वैल्यू. सो इसका मतलब होता है कि इंश्योरेंस जो है वो इनकरेज करता है कि आपकी इनकम और जो है वो आपके रिप्लेसमेंट नीड्स से मैच करे, राइट. देन इनकम लेवल, अगर आपकी ज़्यादा इनकम है तो आप ज़्यादा कवरेज की भी आपको ज़रूरत है, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फैमिली डिपेंडेंस, ये मेजर करता है कि कितने लोग आप पे डिपेंडेंट है, उस हिसाब से आपका कवरेज होगा. एग्जिस्टिंग लाइबिलिटीज, यानी कि अभी आप पे क्या लोन है, क्या डेट्स हैं. प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी, यानी कि आपको प्रीमियम जो है वो स्ट्रेन नहीं होना चाहिए आपकी इनकम से, राइट. देन पॉलिसी टर्म, ये जो है आपकी अर्निंग ओवर द इयर्स एक इंडिविजुअल की कवर करे, सो दैट ऑल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट कम्स प्राइमरी क्लॉजेस इन लाइफ इंश्योरेंस अग्रीमेंट. जिसका बेसिक मतलब ये होता है कि इंश्योरेंस अग्रीमेंट जो है वो कंटेन करे स्पेसिफिक क्लॉजेस दैट डिफाइन द राइट्स, ड्यूटीज, कवरेज एंड लिमिटेशंस बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर. यानी कि क्या क्लॉजेस होते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस अग्रीमेंट में, राइट. सो हम बेसिक क्लॉजेस ही पढ़ रहे हैं. पहला होता है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी जो इंश्योरर है और जो इंश्योर्ड है उन दोनों को एक दूसरे के बारे में ऑनेस्टली बताना, कि हमें ऑनेस्टली बताओ आपकी हेल्थ के बारे में, एज के बारे में, हैबिट्स के बारे में, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो बाद में हमें पता चले. सो दैट इज कॉल्ड अटमोस्ट गुड फेथ. देन कम्स इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी कि एक पॉलिसी होल्डर जो है उसके पास फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो होना चाहिए लाइफ का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल अ पर्सन कैन इंश्योर हिज ओन लाइफ और हिज पेरेंट्स लाइफ, सो दीज आर इंश्योरेबल इंटरेस्ट. देन प्रीमियम पेमेंट क्लॉज, वो प्रीमियम का अमाउंट, ड्यू डेट्स, ये सब प्रॉपरली पता होना चाहिए. नॉमिनेशन क्लॉज, यानी हर पॉलिसी होल्डर को अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना चाहिए कि सपोज जो उसके बेनिफिट्स है वो उसकी डेथ के बाद उसको मिले. देन असाइनमेंट क्लॉज, यानी पॉलिसीज जो है वो ट्रांसफ़र हो सके किसी और इंसान पे या किसी और इंस्टीट्यूशन पे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. देन ग्रेस पीरियड क्लॉज, एक्स्ट्रा टाइम जो मिलता है ड्यू डेट के बाद कि हम प्रीमियम पे कर सके बिना पेनल्टी के, दैट इज़ ग्रेस पीरियड कॉल्ड.
देन सरेंडर वैल्यू क्लॉज, यानी ये डिफाइन करता है कि कितना अमाउंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा बिफोर मेच्योरिटी। देन मेच्योरिटी क्लॉज, यानी कब तक जो है हमारा जो ये पूरा इंश्योरेंस है वो चलेगा, कितने टाइम पीरियड के लिए। एक्सक्लूजन क्लॉज, यानी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में क्लेम मिलेगा कि नहीं, लाइक अगर सुसाइड होता है या कोई इलीगल एक्टिविटी मिलती है, सो क्या ये होगा कि नहीं, ये सारी क्लॉजेस। देन रिवाइवल क्लॉज, यानी कि अगर सपोज पॉलिसी कोलैप्स हो जाए एक टाइम के बाद तो वो कैसे रिवाइव हो सकती है, वो सारी क्लॉजेस। ओके, देन कम्स प्राइमरी क्लॉजेस इन हेल्थ इंश्योरेंस अग्रीमेंट, कि हेल्थ इंश्योरेंस अग्रीमेंट में क्या क्लॉजेस होते हैं। फर्स्ट इज वेटिंग पीरियड क्लॉज, यानी कि कवरेज जो होता है एक सर्टेन डिजीज का वो स्टार्ट होगा आफ्टर अ फिक्स्ड ईयर, लाइक 2-4 years फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। देन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज क्लॉज, यानी आप जब इंश्योरेंस कराते हो तो उसके पहले ही आपको बीमारी है तो उससे क्या रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन होंगे। देन को पेमेंट क्लोज, यानी कि अगर सपोज एक फिक्स परसेंटेज जो मेडिकल इंश्योरेंस का है वो मिलेगा ही तो दैट इज को पेमेंट क्लॉज। डिडक्टिबल क्लॉज, यानी फिक्स्ड अमाउंट जो इंश्योर दे रहा है उससे पहले एक इंश्योरेंस कवरेज शुरू हो जाएगा, दैट इज डिडक्टिबल क्लॉज। देन रूम रेंट लिमिट क्लॉज, यानी कि रूम जो एक हॉस्पिटल में आप रूम ले रहे हो उसकी एक लिमिट होगी, दैट इज रूम रेंट लिमिट क्लॉज। कैशलेस ट्रीटमेंट क्लॉज, यानी पॉलिसी होल्डर जो है वो बिना पैसे दिए, बिना सामने से पहले पैसे दिए हॉस्पिटल्स में इलाज करा सकता है। एक्सक्लूजन क्लॉज, दैट मीन्स कि मेडिकल कंडीशंस कौन कौन सी जिसके अंडर नहीं आप कर सकते, लाइक कॉस्मेटिक सर्जरी इंक्लूडेड नहीं है, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है, ऐसा सब। देन क्लेम सेटलमेंट क्लॉज, यानी कि प्रोसीजर क्या है, लाइक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, टाइम लिमिट क्या है, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या है। रिन्यूअल क्लॉज, यानी कि एनुअली हमें रिन्यू करानी है या कोई कंटिन्यूअस कवरेज है, ये सारी चीज़ें। देन फ्री लुक पीरियड क्लॉज, यानी कि पॉलिसी होल्डर्स जो है वो कभी भी कैंसिल करा सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। So he will end our video. Thank you so much for watching it. All the best for your exams.